आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। वो हमारे देश की आन बान और शान है, वो हमारे देश का गौरव है, हमारे देश की पहचान है, वो हमारे देश के वीर जवान हैं। आज पाकिस्तान की सेना को परस्त कर कारगिल की चोटी पर तिरंगा लहराने वाले हमारे वीर जवानों का दिन है। आज वो दिन है जब देश के वीर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर देश की शान तिरंगे को शिखर पर लहरा दिया। आज ही के दिन 1999 में देश के लिए शहीद हुए उन जवानों के साहस और बलिदान की गाथा को याद करने का दिन है। जब कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया तो भारतीय सेना के तन बदन में आग लग गई। सेना ने उन्हें खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। ये ऑपरेशन 90 दिनों तक चला और अपनी जान की परवाह ना करके हमारे देश के जवान दुश्मन के सामने फौलाद की तरह खड़े थे। इस ऑपरेशन में सेना के 527 जवान शहीद हुए और करीब 1363 जवान घायल हुए। इतने बलिदानों के बाद भारतीय सेना ने कारगिल में तिरंगा फहराया और तब से लेकर हर साल इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस विजय दिवस पर हम आपको एक ऐसी युवा शख्सियत से मिलवाएंगे जो चुपचाप भारत को अपने तरीके से बेहतर, खूबसूरत और ताकतवर बनाने की कोशिश में जी जान से जुटा हुआ है, जिसने अपने जीवन को शहीदों के परिजनों के लिए समर्पित कर दिया है, जो उनके लिए सरकार से, लीडरों से और सिस्टम से अहिंसक बगावत करता है। देशभक्ति के जज्बे से भरा ये शख्स सौमित्र त्रिपाठी लखनऊ के ऐशबाग का रहने वाला है, जिससे बात की है हमारे संवाददाता मंगला तिवारी ने। कारगिल विजय दिवस यानी कारगिल के युद्ध में सफलता यूं ही नहीं मिलती। इसके लिए कभी न समाप्त होने वाला संघर्ष, कड़ी मशक्कत और अथाह कुर्बानी देनी पड़ती है। कारगिल युद्ध के विजय के बाद देश की स्थितियां तो बदली ही बदली, बहुत सारे युवाओं की जिंदगियां भी बदल दी। ऐसे ही बदलाव के इस दौर में हम आपको मिलवाते हैं आज स्वर्ण अक्षरों में अंकित दीवारों पर एक ऐसी ही शख्सियत सौमित्र जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को शहीदों के परिवारों के लिए समर्पित कर दिया है। सौमित्र जी, आपको नेट्रिक न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपने अपने जीवन को शहीदों के परिवारों के लिए समर्पित कर दिया है। कहाँ से प्रेरणा आई आपको? कब आपने सोचा कि आपको ऐसा करना चाहिए? लगभग वर्ष 1998 की बात है। मेरी चलते फिरते एक मुलाकात एक सैनिक अधिकारी से हो गई। मैं काफ़ी छोटा था, लगभग 11 वर्ष का। तो मेरी कोशिश थी कि मुझे फ़ौज में जाने का बड़ा शौक़ था। मेरी कोशिश थी कि मैं जिस भी अधिकारी या फ़ौजी को देखता था उनसे बात करता था। तो उसी के चलते मैंने एक अधिकारी से बात करी। उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बोली जो बातें मेरे दिमाग में, मेरे दिल में छप गईं। वो बातें उनके एक सीनियर ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त के बारे में थी। उन्होंने बताया कि कैसे एक फ़ौजी जिसने कुर्बानी दी, आतंकवादियों को मारा और उनके शहीद होने के बाद किस तरह वो ज़िला जम्मू कश्मीर में नौशेरा ज़िला है, वो ज़िले के लोगों ने उससे इतना प्यार दिया, नौशेरा गाँव के लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। तो उनको ये लगा कि हम लोग या हम फ़ौजी जितनी कुर्बानी देते हैं, जितना ज़्यादा देश के लिए करते हैं, हमारी बातें सबके सामने नहीं आ पाती हैं। और हमारा जो देश है, देशवासी हैं, ये केवल और केवल जो रियल लाइफ के हमारे हीरो हैं उनको अपना हीरो मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग जो अपनी जान देते हैं, जिन्होंने अपनी जान दी देश के लिए, असली हीरो वो हैं। तो जब उन्होंने मुझे पूरी बात बताई, मैंने उनकी बात सुनी, समझी। लेकिन 11 साल का बच्चा था तो इतनी मुझे समझ नहीं थी। जानकारी के अनुसार कि वो पहली मुलाकात आपकी मनोज पांडे जी से हुई थी। जी बिल्कुल हुआ। काफ़ी छोटी उम्र थी, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने नेम प्लेट भी नहीं पढ़ी, या शायद पढ़ी होगी, मैं भूल गया। लेकिन वर्ष 2001 में 11 गोरखा रेजिमेंट मनोज पांडे जी की मेमोरी में एक उनकी ट्रिब्यूट करके एक कॉलम निकालती है। वो कॉलम में उनकी फ़ोटो उसी यूनिफॉर्म में थी जिस यूनिफॉर्म में वो मुझसे मिले थे। तब मुझे याद आया, एक एक करके पूरी बातें दिमाग में फिर से दोहराने लगीं कि मेरी मुलाकात जिस शख्सियत से हुई थी वो अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे थे। चंद दिनों पहले ही आपकी मुलाकात हुई थी, तत्पश्चात आपको कुछ दिनों बाद पता चला कि शहीद हो गए हैं। आप बहुत ज़्यादा आहत हुए होंगे? हाँ बिल्कुल, बल्कि मुझे याद है, मुझे ये दृश्य याद है जब शायद 5 या 6 जुलाई की बात थी और मेरे घर में जो भी अखबार आता है उस दैनिक अखबार में एक बहुत ही ऊपर से एक फ़ोटो ली गई थी जिसमें उनका कॉफिन लोगों के कंधों पे था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मुझे वो दृश्य याद है कि वो कैप्टन मनोज कुमार पांडे का ही दृश्य था।
लेकिन बाद में 2001 में जब मुझे ये पता चला कि वो वही अधिकारी थे जिनसे मैं मिला था, तो पूरा शरीर कांप गया और मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा कि वो उस समय मेरे पास हैं और वो सारी बातें दोबारा मेरे दिमाग में चलने लगी, मेरे दिल में चलने लगी जो उन्होंने बोला था। तब से मैंने एक शुरुआत करी। मैंने ये सोचा कि जितने भी फ़ौजी शहीद होते हैं या फ़ौज से संबंधित जो भी खबरें होती हैं वो मैं सभी अखबारों की कतरनों को इकट्ठा करने लगा, जो आज के टाइम में एक बड़ी एग्जीबिशन का रूप ले चुकी है। आप शहीदों के परिवारों में जाते हैं, उनकी जो दैनिक जीवन के जो समस्याएं हैं और भी जो बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं उनको आप महसूस करते हैं और उसमें जो आपकी सहायता हो सकती है ऐसा करते हैं। तो किन प्रकार की समस्याओं को शहीदों के परिवारों को झेलनी पड़ती है, कैसी कैसी समस्याएं आती हैं? देखिए, शहीद के परिवारों को सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो समस्या ये है कि हम लोग मतलब कि हमारे जैसे युवा, प्रदेशवासी, देशवासी, उनकी तरफ से सम्मान नहीं मिलता है जितना उन्हें मिलना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यदि हम उन्हें पूरा सम्मान देते हैं तो उसके आगे उनके सामने कोई भी समस्या हमेशा छोटी पड़ जाती है, क्योंकि हम उन्हें सम्मान देते हैं तो उनका पूरा सहयोग कहीं ना कहीं करते हैं, किसी न किसी तरीके से सहयोग करते हैं। बाकी ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है कि किसी बूढ़े माँ बाप का एक जवान बेटा जो उनके घर का सहारा था, यदि वो नहीं रहता है तो उनको हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों में उनको सहयोग कहीं ना कहीं चाहिए होता है। तो हमारी कोशिश भी ये रही, जैसे कि अभी हम लोगों ने, हमारी एक टीम है, हम लोगों ने पेंशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। कुछ ऐसे हमारे जवान हैं जिनका कई बार गेट नहीं उनके नाम से बन रहा था, इन चीज़ों को भी हमने जितना सहयोग हो सका उनकी बात ऊपर स्तर तक हमने सही से रखी। बाकी शुरुआत जब मेरी थी 2005 में, जब मैंने अपना इंटर पास किया तो मैंने कोशिश करी कि मैं उन परिवारों के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं। तो जो भी उनकी घर की दैनिक ज़रूरतें कोशिश होती थी जिसको मैं फिज़िकली कर सकता था, मैंने वो कोशिश करी करने की और काफ़ी हद तक उसमें मैं सफल भी रहा कि मैं उनके लिए एक ये भावना ला सकूं कि वो अकेले नहीं हैं, उनके लिए सहयोग करने वाला एक बेटा है उनके साथ। बहुत सारी दिक्कतें परिवार में होती होंगी, शहीदों के परिवारों में दिक्कतें होती होंगी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जो उनका कष्ट है, जो भी उनका दुख है, क्या इसकी भरपाई किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है? देखिए, हमारे शहीदों की भरपाई कभी नहीं करी जा सकती है, क्योंकि उनका जो योगदान है हमारे देश के प्रति वो सर्वोच्च बलिदान, तो इसको कभी हम नहीं कर सकते। लेकिन हम प्रदेशवासी, देशवासी शहीदों को जितना सम्मान दे सकें वही उनके लिए सबसे बड़ी भरपाई बल्कि नहीं है, मैं ये कहूँगा कि ये हमारा फ़र्ज़ है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने फ़र्ज़ से मुँह छुपा के भागते हैं। जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी है, मेरा फ़र्ज़ बनता है, हमारे सभी युवाओं का, देशवासियों का फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको और उनके परिवार को पूरा सम्मान दें, पूरा सहयोग करें। आपकी जब मुलाकात कैप्टन मनोज पांडे जी से हुई तो आपने क्या सवाल किया उनसे और उनका जवाब क्या था? मैं तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह, जो सवाल मेरा सबसे रहता था उस समय कि अंकल आप आर्मी में हैं, मैं भी आर्मी में जाना चाहता हूँ, और स्पेशली आर्मी की यूनिफॉर्म मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, तो मेरा ये सवाल सबसे नॉर्मली रहता था। लेकिन उनका पहला जो रिप्लाई था वो ये था कि आर्मी में हम लोग जब जाते हैं तो सबसे बड़ी उनकी ये जो प्रॉब्लम, मुझे जो बात उनकी समझ में आई, यही समझ में आई कि हम लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिलता है, और जब तक अभी तुम छोटे हो, कुछ कर सकते हो, तो हम लोग जितने साथ के हैं हम लोग के लिए कुछ करो, अपने दोस्तों के बीच में हम लोग का जो योगदान है, बलिदान है, उसको आगे बढ़ाओ। ये उनकी मंशा थी, एक मोटिवेट करने वाली उनकी फीलिंग थी, जो विचार कहीं ना कहीं मेरे दिल में आए और जिसको लेकर उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं आगे काम कर रहा हूँ। आप उनके परिवार में भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बताते हैं कि हमारी बातचीत हुई थी उस समय 1998 के आसपास, तो क्या लगता है आपको, कैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं? नहीं, उनके परिवार से और बल्कि उनके परिवार से और सभी परिवारों से बहुत ही अच्छा सहयोग मिलता है। मनोज पांडे जी के परिवार से जब मैंने ये बात बताई थी, मैं पहली बार वर्ष 2005 में उनके घर गया था, और 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस को ही 2005 में मैंने पहला एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस समय मैंने अपना इंटर पास किया था, और जब उस कार्यक्रम के आयोजन में मैंने उनके पिताजी को मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया, उनका सम्मान भी करा। हम लोग का सौभाग्य था कि हम शहीदों के परिवारों का सम्मान कर रहे थे। तो उनकी माताजी से मिला, पिताजी से मिला, भैया से मिला, और सबको बताया ऐसी बात हुई थी। तो वो शायद चारबाग रेलवे स्टेशन पे मेरी मुलाकात हुई थी, वो अपने किसी दोस्त का इंतज़ार कर रहे थे, तो घर वालों ने मुझे एक नाम बताया था कि शायद उनका वेट कर रहे थे, मैं नाम उसको मिस कर गया हूँ। तो ये प्रतिक्रिया थी। बाकी
एक यही सबसे बड़ी फीलिंग कि परिवारों को यही लगता है कि यदि एक बेटा हमसे जुड़ा हुआ है तो हमारा एक बेटा गया देश के लिए, लेकिन इतने सारे बेटे, मैं और मेरे ऐसे बहुत सारे बेटे होंगे जो उनके संपर्क में रहते होंगे, तो और बहुत सारे बेटे उनको मिले। आपने बताया कि आपका वर्दी से बहुत लगाव था, आप सेना के जवान बनना चाहते थे। आज आप सेना के जवान नहीं हैं, लेकिन फिर भी शहीदों के परिवारों की जो भी समस्याएं हैं, एक रूप से देश सेवा ही कर रहे हैं, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे याद है, मेरे अंदर जो ये भावनाएं आई हैं, इस भावना के पीछे ये भी वजह है, ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके आसपास का एटमॉस्फेयर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो जैसा कि मेरा जन्म जो रायबरेली में पीएससी यूनिट में हुआ, एक वो प्रभाव, उसके बाद बचपन से मैंने शहीदों की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी, सुभाष चंद्र बोस जी की पढ़ी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी की पढ़ी। भगत सिंह का एक वक्तव्य मैंने कभी एक बार पढ़ा था कि वो जितना करना चाहते थे उसका वो 1000वां हिस्सा भी नहीं कर पाए, ऐसा उन्होंने बताया जब वो जेल में थे। तो मुझे ऐसा लगता है मैं जो करना चाहता था, मैं उसका 1000 हिस्सा तो बहुत दूर, मैं उसका 1,00,000वां हिस्सा भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ अपने आप को भी देखना है, अपने दैनिक चीज़ों को भी देखना है, और फौजियों के लिए, शहीदों के लिए जितना करना चाहता हूँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, बहुत लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ है हमारे अंदर हिम्मत की ज़रूरत है, कंधे से कंधा मिला के चलने की ज़रूरत है। तो अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा बनी रहेगी। मैं अपनी उम्र भर इस काम को आगे बढ़ाता रहूँगा, और जितना ज़्यादा मुझसे हो सकेगा उतना ज़्यादा मैं इसको करता रहूँगा। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। देश को ऐसे बहुत सारे सौमित्र की ज़रूरत है। कहने के लिए तो बहुत आम है, बहुत ही छोटी सी बात है कि दैनिक ज़रूरतें जो रोज़ाना की ज़रूरतें होती हैं, लेकिन वास्तविकता में इसका तात्पर्य जो है, इसका मतलब जो है वो बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही बहुत सारे सौमित्र को देश की ज़रूरत है। आइए मिलकर एक बेहतर भारत बनाएं। जय हिंद। विजय दिवस के इस अवसर पर नेट्रिक न्यूज़ भी भारत के सभी सैनिकों के साहस और सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।